गुड मॉर्निंग पार्ट 10 स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को नर्वस सिस्टम का ये चौथा क्लास है। नर्वस सिस्टम एक लेंदी पार्ट है आपके चैप्टर, लेंदी चैप्टर है, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो मैं इसको जितना ज़्यादा हो सकेगा, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ इसमें बनेंगे। जहाँ पे बोर्ड की ज़रूरत होगी वहाँ बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ हमको लगेगा कि हम इसको बाय लेक्चर करें तो उसको भी करेंगे। तो इसका प्रिपरेशन ही, क्योंकि पूरा साइकोलॉजी नर्वस सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। क्योंकि जो चेंजेस हमारे बिहेवियर में आते हैं या हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे बनते हैं, वो किस तरह से स्टिमुलस के संपर्क में आने के बाद हम अनुक्रिया कैसे करते हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच कैसे संबंध स्थापित होता है, ये सारी चीज़ें और जो मटेरियल, जो भी चीज़ हमको इनपुट होती है एक्सपीरियंस के माध्यम से, उन्हीं से हमारा ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी आता है, और वही समाज में हमारी पहचान बनता है। और हमारे सोशल डिस्पर्सल कॉन्टैक्ट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड इंटेलिजेंस लेवल इन सबों को डिटरमिन करता है। सो नर्वस सिस्टम इज़ अ लार्ज चैप्टर। अगर इसको आप समझ लिए और मैं आपको समझाने में कामयाब हो गई, तो साइकोलॉजी बिकम वेरी इजी टू यू पीपल, आई थिंक सो। चलिए आपको मैं बताती हूँ आज कि मैं नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन, जो सबसे छोटी यूनिट है, उसके बारे में बात कर चुकी हूँ। अब मैं बात करने जा रही हूँ आपसे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन के बारे में। मैंने वहाँ पे एक बात कही कि जब कोई भी उद्दीपन डेंड्राइट से टकराता है तो वहाँ पे जो बाहर सोडियम प्लस और अंदर पोटेशियम माइनस होता है, तो एक निश्चल पदार्थ है जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे कलर का होता है, घुसर कलर का, ग्रे कलर का। तो उस कलर का वो जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक शक्ति का निर्माण होता है। तो ये शक्ति क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इस शक्ति का नाम नर्व इम्पल्स है। नर्व इम्पल्स, या हिंदी में इसको तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तो तंत्रिका आवेग जिस शक्ति को कहते हैं इधर उधर ले जाता है, लाता है, कंडक्टर से ले जाता है, उसको तंत्रिका आवेग कहते हैं। उस तंत्रिका ये कोशिकाएं बिजली उत्पन्न करने वाली बैटरी के समान होती। न्यूरॉन जो है वो बिजली उत्पन्न करने वाली बैटरी के समान होती हैं। बैटरी में कुछ रासायनिक, आपके घर में भी बैटरी होगी, इन्वर्टर की, टॉर्च की, सारी बैटरीज आपने देखी। बैटरी जो जनरल बैटरी होती है, उसको बड़े बड़े साइज़ की बैटरियां होती हैं, बैकअप्स देती हैं, वो घर का पूरा बिजली उठाती हैं। तो ये सारी बिजली जैसी एक रचना होती है। बैटरी में कुछ रासायनिक पदार्थ दिए जाते हैं, एसिड डाला जाता है, ये सब टाइप का। तो उसी तरह से पदार्थ होते हैं कि सहायता से पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनाए जाते हैं। इन दोनों पोल्स के आपस में संपर्क, तार के द्वारा इसको संपर्क में लाया जाता है, और विद्युत की शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर जो है उससे बनता है। लगभग ऐसी ही रासायनिक, बिल्कुल बैटरी जैसी रासायनिक व्यवस्था कोशिकाओं के अंदर भी होती है। हमारे जो सेल बॉडी या न्यूरॉन्स हैं या सेल है, उसके अंदर भी बिल्कुल बैटरी जैसी ही संरचना ये होती है। कोशिका आवरण में छलनी होती है, जो मैंने बताया मेम्ब्रेन में बहुत बारीक छलनी होती है। चलनी आप आटा चालने के लिए यूज़ करती हैं, उस तरह का छेद होता है उसमें, बहुत बारीक। सामान्य अवस्था में ये आवरण
अंदर और बाहर के पदार्थों में संपर्क नहीं होने देता है। मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर क्या है, K- पोटेशियम माइनस निगेटिवली चार्ज पोटेशियम होता है, कहाँ, सेल बॉडी में। और बाहर क्या होता है, सेल बॉडी के मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सोडियम प्लस, वो प्लस क्वालिटी का पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पोटेशियम निगेटिवली चार्ज होता है जो अंदर होता है। तो ये दोनों जो है आपस में मेम्ब्रेन के छिद्र बंद रहते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, आवरण उनको मिक्स नहीं होने देता है। तो और जब संपर्क नहीं होने देता है, आवरण के अंदर पोटेशियम है, पोटेशियम और क्लोराइड के विद्युत आवेशिक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस होते हैं और इसका स्वरूप ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है, K-। पोटेशियम का सिंबल है, केमिकल सिंबल K है, तो K- कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस होते हैं निगेटिवली, माइनस में, और उनका स्वरूप ऋणात्मक होता है। यहाँ तक बात हो गई। और इसके विपरीत आवरण के बाहर, यानी मेम्ब्रेन के बाहर, सेल के ऊपर जो आवरण है उसके बाहर सोडियम के विद्युत आवेशित इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस होते हैं। तो आवरण जब बंद है तो एक दूसरे से मिक्स नहीं होने देता, लेकिन जब किसी उद्दीपन का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, कोशिका कण बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आके दोनों आपस में मिक्स होने लगते हैं। और इन्हीं यानी Na+ अंदर जाता है, K- बाहर आता है, पोटेशियम बाहर आता है, सोडियम बाहर से अंदर जाता है। तो उससे एक प्रकार का संख्या लगभग, और इनकी संख्या लगभग बराबर होती है। कोशिका भी इस अवस्था की संतुलन अवस्था, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, कोशिका की इस अवस्था को बराबर होती है। कोशिका की इस अवस्था को स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, यानी ध्रुवणावस्था। ये स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ज़्यादा आसान है, उसको समझिए। पोलराइज करना ये हो जाता है जब कोई उद्दीपन कोशिका पर प्रभाव, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रभाव डालता है। ये तो स्टेट है। अब फंक्शन कैसे होता है, ये क्रिया क्या होती, इसको देखिए। जब कोई उद्दीपन कोशिका पर प्रभाव डालता है, यानी न्यूरॉन पर इफेक्ट डालता है अपना, तो ऐसी स्थिति में आवरण का छेद खुल जाता है। मैंने पहले भी कहा कि आवरण का छेद खुल जाता है और बाहर का N+ अंदर की तरफ K- अंदर की तरफ आता है, और अंदर का K- पलट के बाहर की तरफ जाता है। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप घनात्मक, यानी निगेटिवली चार्ज्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड जो आयंस होते हैं पोटेशियम और सोडियम के, आपस में मिक्स होते हैं, जिससे एक प्रकार का विद्युत आवेशित इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी का निर्माण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी का निर्माण होता है, जिसको नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल कह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक का तो कोई ना कोई वोल्ट होगा, तो ये -70 वोल्ट का होता है। इस सब का कोई क्वेश्चन हमको चाहिए, समझ लीजिए, सबका एक एक शब्द बिल्कुल क्विज़ क्वेश्चन बनाने के लिए आपके तैयार है। तो आप इसका बनाएंगी और मुझे बताएंगी। तो -70 वोल्ट मिलीवोल्ट का, MV मिलीवोल्ट का बिजली का होता है, यानी 1000वां अंश, 1 वोल्ट के 1000वें अंश के बराबर इसमें विद्युत का हमारे शरीर में किसी भी उद्दीपन के आने पर हो जाता है निर्माण। किस चीज़ का, तंत्रिका आवेग का, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको।
हम एक बार इसको बोर्ड पर भी दिखाएंगे। अभी खड़े होने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको बोर्ड का क्लास नहीं दे रही हूँ। चलिए, और उसके बाद ये तंत्रिका कोशिका में आया हुआ तंत्रिका आवेग बड़ी तेज़ी से लक्ष्य की ओर दौड़ने लगता है। और लक्ष्य क्या है? मस्तिष्क का निश्चित केंद्र। इज़ दैट क्लियर? मस्तिष्क का निश्चित केंद्र। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हर चीज़ का सेंटर जो है वो बीच में, सेंटर का मतलब ही बीच में होता है, लेकिन मस्तिष्क जो ह्यूमन बॉडी है इसका सेंटर कहाँ है? जिसको हम लोग मजाक से कहते हैं इनका ऊपरी चैम्बर खाली है, यानी सेंटर गोंडगोल है। तो ऐसा कहते रहते हैं हम लोग, तो ये चीज़ मजाक में कहते हैं, लेकिन हमारा सेंटर कहाँ है? ब्रेन में। ब्रेन ही हमको बिहेवियर करने, सोशली एडजस्ट करने, हमारी पर्सनैलिटी को शेप देने, फीलिंग्स को बताने, मोटिवेशन को और आगे एस्पिरेशन लेवल हाई करने, हमारे सेंसेशंस को क्रिएट करने, हमारे परसेप्शन को ऑर्गेनाइज करने एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को स्ट्रक्चर करने में काम करता है। सो दैट इज़ व्हाई द सेंटर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ ब्रेन। तो ये ऊपर होता है, यहाँ पेट में नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तंत्रिका कोशिका में आया हुआ तंत्रिका आवेग बड़ी तेज़ी से अपनी लक्ष्य की ओर, यानी मस्तिष्क के निश्चित भाग, मस्तिष्क के भाग पटे हुए हैं। मैं आपको अगले जब ब्रेन पढ़ाऊंगी तो उनके पार्ट्स एंड क्लासिफिकेशंस पढ़ाऊंगी। तो निश्चित भाग में जाता, ये नहीं है कि कोई भी इम्पल्स, सबसे हाथ से इम्पल्स जब बना तो एरिया 4 में जाएगा, मोटर पार्ट से। अगर आँख से इम्पल्स बना तो ब्रेन के यहाँ पे एक ऑक्सीपिटल लोब है। ब्रेन के 4 पार्ट हैं, ब्रेन 2 पार्ट में बटा हुआ है और इन दोनों के इक्वल एंड सिमिलर बिल्कुल 2 पार्ट्स हैं, हेमिस्फीयर में बटा हुआ। तो ये आगे की बात है, हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं। मैंने कहा कि सबसे छोटी यूनिट को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब इसका दौड़ने लगता है। अच्छा, यहाँ तक ये बात समाप्त हो गई, लेकिन अब हम आपको एक चीज़, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका, मैं टाइम देख लूँ 12 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं, तो थोड़ी सी बात और बची हुई है। हेल्महोल्ट्ज़ से पहले वेबर 1823 में, हिस्ट्री है थोड़ा, तो 1823 में ये बात स्पष्ट थी कि नर्व इम्पल्स की गति को मापा नहीं जा सकता है। हेल्महोल्ट्ज़ आए 1840 के बाद। 1845 में उनका स्ट्रक्चर, ये हिस्ट्री है, थोड़ा सा सुन लीजिए, कहानी है, अच्छा लगेगा, मगर याद करने की कहानी है, बेकार बात नहीं है। तो हेल्महोल्ट्ज़ के पहले जो लोग थे, डिटैक्टू, डटस्टसिन, ये सब किताबें वेबर की आई, मूलर की आई, ये सब लोग क्या कहते थे कि नर्व इम्पल्स इतना फास्ट होता है कि उसकी गति को मेज़र नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये कहने का मतलब ये था कि वजह ये थी कि उस वक्त ऐसा कोई टूल डेवलप नहीं हुआ था। टूल माने कोई ऐसा औजार नहीं बना था कि जिससे इसको मेज़र किया जा सके। तो उन लोगों ने इस बात को मान लिया कि इट इज़ नॉट मेज़रेबल। क्या चीज़? नर्व इम्पल्स इज़ नॉट मेज़रेबल। लेकिन हेल्महोल्ट्ज़ ने 1845 और 1848 में जब अपने स्टडीज़ किए, और उस वक्त तो टूल्स बहुत डेवलप कर गए थे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये देखा कि फ्रॉग्स पे वो अध्ययन कर रहे थे, वो फिजियोलॉजिस्ट थे और फ्रॉग्स पे अध्ययन कर रहे, बायोलॉजिस्ट थे, ज़ूलॉजी से उनका संबंध था। तो उन्होंने देखा कि नर्व इम्पल्स की गति, अगर हल्का बिजली का वोल्ट सटाया जाता था फ्रॉग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो उनके कॉर्टेक्स में, तो वहाँ से जो गति बनती थी नर्व इम्पल्स की, तो मेजरिंग एक टूल बन चुका था। तो अगर इमोशनली चार्ज नहीं है, गुस्से में नहीं है, भूखा नहीं है और बहुत शांत सुप्तावस्था में है, जो हाइबरनेशन में रहता है, तो उसका 90 to 100 फीट प्रति सेकंड के हिसाब से वो चलता है। कौन? नर्व इम्पल्स। और अगर इमोशनली चार्ज कर दिया जाए उसको, यानी हमको गुस्सा दिला दिया जाए, या हम गम में हो,
या हम खुशी में हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा नर्व इम्पल्स पास करता है, यानी हम बहुत एक्साइटेड अगर हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत भयभीत हैं। वॉटसन ने 3 इमोशन को बताया, फियर, एंगर एंड लव, 3 बताया। बाद में इसको 7 भी किया गया, 5 भी किया गया, बहुत सारे, लेकिन वॉटसन ने बेसिक 3 ही बताए थे। तो इन तीनों के अगर कंडीशन में, इस स्टेट में, इमोशनल स्टेट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द जनरल स्टेट, सामान्य स्थिति से अलग अवस्था होती है। तो अगर ऐसे में है तो उस वक्त जानती हैं एक नर्व इम्पल्स की स्पीड जो है 300 फीट प्रति सेकंड के हिसाब से चलती। क्लियर है? तो ये बात किसने नापी? हेल्महोल्ट्ज़ ने। कब? 1845 से 48 के बीच, जिसके लिए उनको अवार्ड भी किया गया। उससे पहले एक और बात थी कि मूलर ने और वेबर ने, जोहानस मूलर ने ये बात मानी थी कि प्रत्येक तंत्रिका आवेग जो है, तंत्रिका आवेग है, अलग अलग प्रकार के तंत्रिका आवेग बनते हैं अलग अलग ज्ञानेंद्रियों में। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख से अलग प्रकार का बनता है, नाक से अलग बनता है, स्किन से अलग बनता है, टेस्ट से अलग बनता है, हियरिंग अलग बनता है। लेकिन बाद में ये बात तुरंत रिजेक्ट हो गई। आपको अगर सुनाई पड़े तो आप इसको, ये थ्योरी बिल्कुल रिजेक्ट हो गई, क्योंकि तब पता चला कि तंत्रिका आवेग एक ही तरह का बनता है 5 सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से। लेकिन जब ये मस्तिष्क के निश्चित भाग, ऑडिटरी सेंस का कहाँ जाएगा? ऑक्सीपिटल लोब में नहीं जाएगा, वो जाएगा आपको टेम्पोरल लोब में। ब्रेन का पार्ट है, मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। तो टेम्पोरल लोब ये डिसाइड करता है कि तंत्रिका आवेग कैसा होगा। आँख से बना कोई तंत्रिका आवेग अगर है, वो भी ऑर्गन है, विजुअल ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय है, तो वहाँ से अगर बनेगा तो वो जाएगा ऑक्सीपिटल लोब में। और कॉग्निटिव फंक्शन से अगर कुछ बनेगा तो वो जाएगा फ्रंटल लोब में। मोटर फंक्शन से अगर बनेगा तो वो एरिया 4 में जाएगा, पेरिएटल लोब में। तो ये मस्तिष्क डिसाइड करता है। तो मूलर की ये बात यहाँ पे काट दी गई। नाउ इट इज़ ओवर। अगला क्लास में आप लोगों को कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ स्टिमुलस, व्हाट इज़ रिस्पॉन्स, what is all or none principle, how the nerve impulse works, ये इन सब चीज़ों पर, छोटी छोटी साइनेप्टिक कनेक्शंस, ये 4 चीज़ों पे मैं अगले क्लास में आपसे बात करूँगी। और आई थिंक कि ये आप